चाहिए। अगर आप कट्टर नहीं हूँ, इस्लाम अगर हम कट्टर नहीं है तो फिर दूसरे मजहब के मानने वालों को वहाँ एंट्री होनी चाहिए। सुनिए, ये नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग कट्टर है। हमारी सोच जो है ना वो एक ईश्वरवाद पर है, एक अल्लाह को मानने वाले, नबी को मानने वाले, उन्होंने जो डायरेक्शन दिया उसके ऊपर चलने वाले हैं। इसलिए हम इसके अलावा और ना तो कुछ सुनना चाहते ना कुछ समझना चाहते। इस शख्स की क्लिप मैंने इसलिए दिखाई है ताकि लोगों को पता चल जाए कि मुनाफिक कैसा होता है और वो किस तरह की बात करता है। ये शख्स मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो कि आरएसएस का एक विंग है उसका सदर है और मुसलमानों में आरएसएस के नजरियात और उसकी फिलॉसफी को फैलाने के लिए इसको पैसे मिलते हैं। ये शख्स इल्जाम लगा रहा है कि इस्लाम एक सख्तगीर और कट्टरता फैलाने वाला मजहब है। दरअसल उन लोगों को इस्लाम बहुत सख्तगीर और कट्टर लगता है जो डिसिप्लिन के आदी नहीं होते। इस्लाम एक कट्टर मजहब नहीं है बल्कि एक डिसिप्लिन वाला मजहब है। और अगर किसी को डिसिप्लिन देखना हो तो हमारी मस्जिदों में किसी वक्त भी आ जाए। हम अपनी मस्जिदों में दिन में 5 मरतबा जमा होते हैं और वहाँ खड़े होकर वो सिर्फ 5 मिनट के लिए देखें कि किस डिसिप्लिन के साथ हम अपनी इबादत करते हैं। एक किबले की तरफ, एक डायरेक्शन की तरफ, एक आदमी के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ सजदा करते हैं और एक ही चीज़ पढ़ते हैं। इस डिसिप्लिन के साथ हर रोज़ दिन में 5 मरतबा हम अपने अल्लाह के सामने हाजिर होते हैं। इस्लाम इस तरह के डिसिप्लिन को अपने मानने वालों के लिए पसंद करता है। हाँ, कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम में कमी है बल्कि वो उन मुसलमानों में कमी है। अब अगर इस डिसिप्लिन को देखकर कोई ये समझे कि इस्लाम में कट्टरता है, ये इस्लाम एक सख्तगीर मजहब है, तो ये उसकी गलती है। आप दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में चले जाइए, आप वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाइए जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का निज़ाम है, वहाँ खूब डिसिप्लिन है। आप सड़क के ऊपर चलेंगे तो स्पीड लिमिट फॉलो करेंगे। आपको अगर पुलिस वाला पकड़ेगा तो आप उसके हाथ में 50 का नोट नहीं थमाएंगे रिश्वत के लिए। ऐसे मुल्कों में जब हम लोग जाते हैं और हम अपने हिंदुस्तान की करप्शन का हाल देखते हैं और सोचते हैं कि अगर सड़क पर हमें कोई पुलिस वाला पकड़ लेता है तो हम आराम से 100 रुपए देकर किसी भी जुर्म से बच सकते हैं, जब हम इस सूरत हाल का उन वेस्टर्न कंट्रीज से या तरक्की याफ्ता मुल्कों से कंपैरिजन करते हैं तो हमें लगता है कि उन मुल्कों में बहुत सख्तगिरी है। हमें लगता है कि वो मुल्क बहुत कट्टर हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली लॉ को इन्फोर्स करते हैं। लेकिन चूँकि हम एक करप्ट माहौल से आए हैं, हम ऐसे माहौल से निकले हैं जहाँ हमें आदत है करप्शन करने की और करप्शन फैलाने की, इसलिए हम उन मुल्कों को कट्टर कहते हैं। जबकि रियलिटी ये है, हकीकत ये है कि वो मुल्क डिसिप्लिन्ड है। यही फ़र्क है। जब आप उस माहौल से निकलेंगे, अपने आप को डिसिप्लिन बनाएंगे तो इस्लाम आपको डिसिप्लिन मजहब लगेगा। लेकिन अगर आप करप्ट माहौल का हिस्सा रहेंगे जहाँ डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो आपको हर वो जगह और हर वो कॉन्सेप्ट और हर वो फिलॉसफी और आइडियोलॉजी कि जिसके अंदर ज़रा भी डिसिप्लिन है, आपको वो चीज़ कट्टर लगेगी और आपके लिए उस चीज़ को कबूल करना मुश्किल होगा। तो दरअसल प्रॉब्लम इस्लाम में नहीं है बल्कि उस मेंटालिटी में है जो इस्लाम के ऊपर एतराज़ करती है। या हमारे पास उसका प्रूफ नहीं है। ठीक है, आप कॉन्शियसनेस को मान रहे हैं कि वो सच है, आप इसको मान रहे हैं ना? सच है, हाँ, कॉन्शियसनेस सच है ये। हाँ, और कॉन्शियसनेस को आपने सच माना साइंस के बाहर जाकर, साइंटिफिक मेथड की बुनियाद पर नहीं माना। नहीं, इसमें साइंटिफिक, देखिए, हाँ, आप एक तरह से ये कह सकते हो कि साइंस का जो फॉर्मूला जो आप ढूंढ रहे हैं कि मैं E=mc² या मैं V=S=ut+12 उस फार्मूले में कॉन्शियसनेस नहीं आती है। ये बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, ये बायोलॉजी का सब्जेक्ट। बायोलॉजी साइंस नहीं है, ये क्या बोल दिया आपने? ये कह रहा हूँ, बायोलॉजी भी साइंस है लेकिन वो साइंस में ब्रांच हो गई। साइंटिफिक मेथड क्या है बताइए। पहले मैं साइंस पूछूंगा, साइंस क्या समझते हैं आप? साइंस है क्या? हम अंडा समझते हैं, आप बताइए साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड वो है साइंटिफिक मेथड वो है किसी भी चीज को जांचना परखना, जिसको हम अगर देखना चाहें, परखना चाहें और उसके वजूद को हम नकार ना पाए किसी भी लॉजिक से, और वो हम सब जगह हर जगह पे यूनिवर्सली, ठीक है, उसको दिखा भी सके। अगर कोई वेरी गुड, वेरी गुड, ओ हो साइंटिफिक मेथड, दिस, वाह जी वाह, वेरी गुड। भाई देखो, आप प्रूफ ये कर रहे हैं कि आप जो धर्म के ऊपर बात करते हैं, आप साइंस में जाओ। नहीं, धर्म के ऊपर हम करेंगे बाद में। आपने बात की सच के ऊपर, हम इसी टॉपिक करेंगे, टॉपिक से आपको जाने नहीं देंगे। आप स्क्रीन से जा सकते हैं, वो मंजूर है, चूंकि बाहर से कुंडी लगाने का और आमिर भाई के हमारे पास जुगाड़ भी हुआ नहीं है, ठीक है, कुंडी तो खुली हुई है। लेकिन अब आप हमें यह बता दें साइंटिफिक मेथड क्या है। साइंटिफिक मेथड क्या है? ओके, साइंटिफिक मेथड जो है,
अगर जैसे मानो कि पहले ये था कि वाटर का कलर क्या है, तो ये दुनिया को नहीं पता था। एक मिनट में वही आऊंगा, मेथड पे आऊंगा। तो लोगों को किसी ने कहा, भाई सुनो, ऐसे ही था, स्टॉप लाफिंग, ऐसे ही था। लिसन टू मी। आई नो इट्स डिफिकल्ट, लेकिन बोल लेते यू आर नॉट लेटिंग मी स्पीक बिकॉज यू हैव नो सॉरी सॉरी, आर्गुमेंट। ठीक है, देखिए भाई ऐसा, Sorry. हाँ सॉरी, जी जी बोलिए, जी 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 अब जी। जैसे जब तक नहीं पता था तो लोगों ने बोला कि वाटर जो है वाइट है, किसी ने बोला ये ब्लैक है। लेकिन जब इसकी साइंटिफिक रिसर्च हुई, इस पे शोध हुआ, ठीक है, इस पे रिसर्च हुई कि वाटर कलर कौन सा है, और जब ये पता चला, ठीक है, पूरे प्रोसेस के जरिए, उसके बाद पता चला कि वाटर इज कलरलेस, तो दुनिया को पता लगा कि वाटर इज कलरलेस। अगर कोई आदमी रिलीजियस का हो या नॉन रिलीजियस हो, अगर वो कहता है कि नहीं इसका तो ब्लैक है, तो आप उसको ब्लैक प्रूफ कर दिए। साइंस अपनी किताबों में से उसको कलरलेस हटा के उसको जो आप कह रहे हैं वो कलर कर देगा, ठीक है। लेकिन आप बिना लॉजिक के बिलीफ के नाम पे, बिलीफ होता है कि देखो, हमने इतना बिना ज्यादा रीजनिंग कंट्रोल मान नहीं लिया। कर सकते। ये जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर, इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो अब ठीक है, अब ये आपकी फिलॉसफी है, वाहियात फिलॉसफी जो आप मतलब। ठीक है, तो कुरान के क्या व्यू है इस पे, इवोल्यूशन पे? जो एवोल्यूशन की जो थ्योरी है, वो तो आप उन लोगों को भी मंजूर नहीं है जिन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी प्रमोट की थी। आपको पता है कि अमेरिकन कांग्रेस में ये बहस हो रही है गुज़िश्ता महीने कि हमें अपने स्कूलों में एवोल्यूशन को एज ए फैक्ट नहीं, एज ए थ्योरी पढ़ानी चाहिए, और थ्योरी ऑलवेज कैन बी ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो जब जिन लोगों को पूरी दुनिया ये कहती है ये सुपर पावर हैं, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ये पूरी दुनिया को चलाते हैं, वहां उनकी कांग्रेस में एवोल्यूशन के सही और गलत होने पर बात हो रही है। तो मैं और आप कौन होते हैं जो एवोल्यूशन के ऊपर आंख बंद करके ये ईमान लाए हुए हैं? अच्छा, अब आ जाइए एवोल्यूशन के ऊपर। किस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं? एक सेकंड, किस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं? अमेरिकन पार्लियामेंट, अमेरिकन पार्लियामेंट में बात हो रही है। अमेरिकन पार्लियामेंट में जो नहीं, मैंने किसी मिसाल दी है, चूंकि जो एवोल्यूशन की जो थ्योरी है उसको पूरी दुनिया में प्रमोट किसने किया है? इंडिया ने तो नहीं किया, और साइंस अलग है और अमेरिका अलग है। अमेरिका कोई अथॉरिटी नहीं है। बिल्कुल। कैपिटलिज्म की अथॉरिटी कौन है? कैपिटलिज्म का बहुत प्रोपोनेंट ऑब्वियसली अमेरिका है, बट ऐसा नहीं कि अमेरिका अगर खत्म हो जाए तो कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा। मैंने ये तो नहीं कहा मैंने कहा कि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कुछ लोगों को या कुछ इलाकों को अथॉरिटी होती है। जिस तरीके से कैपिटलिज्म पर अमेरिका अथॉरिटी है, नहीं, साइंस एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर किसी की अथॉरिटी नहीं है, किसी की अथॉरिटी। आई नो। क्या कैपिटलिज्म साइंस का कंपोनेंट नहीं है? साइंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई डिवाइस बना दिया। साइंस कहते हैं नॉलेज को। कैपिटलिज्म नॉलेज है कि नहीं है? नॉलेज का एक सिस्टम है, एक सिस्टम चल रहा है, उस पर चैलेंजेस किए जाते हैं। जब बिल्कुल, जब आपने उस पर एक मुल्क को और एक सिविलाइजेशन को अथॉरिटी मान लिया, तो आप उसके दूसरे कंपोनेंट पर भी दूसरे सिविलाइजेशन को अथॉरिटी मान सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए एवोल्यूशन को, मैं इससे बाहर रखूंगा, खैर आगे बढ़ते हैं। चलिए एवोल्यूशन पर आ जाइए। एवोल्यूशन को सबसे ज्यादा प्रमोट किसने किया? इंडिया ने किया, सऊदीया ने किया, सीरिया ने किया, पाकिस्तान ने किया, किसने किया? अमेरिका ने किया, वेस्ट ने किया। वेस्ट ने किया। आप अगर वेस्ट ना करता, आप मानते? मैं अगर मेरे पास वो फैक्ट्स लेके आया तो मुझे मानना ही पड़ता। जब मेरे पास डायनासोर का फॉसिल आएगा मुझे मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपके पास फैक्ट्स लेकर आए, इसका मतलब वो चैंपियन है, आपसे पहले चैंपियन कर चुके, इसलिए वो आपके पास फैक्ट्स लेकर आए तो आपने मान लिया, ठीक है। अब जो आपसे पहले चैंपियन हो चुका वही खुद कह रहा है कि ये थ्योरी है, फैक्ट नहीं है, तो उस सिस्टम को वो गलत प्रूव करे, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि अब थ्योरी के अंदर डाउट आ गया ना, उस कॉन्सेप्ट के अंदर डाउट आ गया। नहीं, देखिए वो आप किसको कोट कर रहे हैं, कौन बंदा ये कह रहा है, उस पर डिपेंड करता है, बट ये फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए, एक सेकंड मान लें, मुझे ये बताइए, जो हड्डी अंदर होती है एक्सरे में आ जाती है, तो आप उसको क्यों मान लेते हैं? फिर क्यों ऑपरेशन कराते हैं? या कोई पथरी अंदर होती है? तो मैं बताता हूँ अभी क्यों मान लेते हैं। अच्छा ठीक है, आपने कहा जी आपने अपनी बुद्धि की ना तो उसको चाट के देखा, ना सूंघ के देखा, और ना वैसे आंखों से देखा। अच्छा, कभी हाथ फेराओ अपनी बुद्धि को अच्छी तरह से कि ये मोटी है, छोटी है, पतली है, गीली है? पहले तो आप अपने एजुकेशन बताइए, आप इतने वाहियत लॉजिक दे रहे हैं। मैं आपको अभी एजुकेशन बताता हूँ। ये आप मुझे मैट्रिक लेवल के भी नहीं लग रहे हैं। देखिए, आई एम सॉरी टू से दिस, ठीक है, आपको साइंस की नॉलेज नहीं है, आपका वाहियात लॉजिक आप दुनिया को बताते हैं, स्ट्रीम चलाते हैं। भाई साइंस की नॉलेज आपको है ना, हमें तो है नहीं। हम तो आप ये मान के चल रहे हैं। हमने आपसे एक सिंपल सा सवाल ये किया था, साइंटिफिक मेथड, आपने काला पानी
तक पहुंचा दिए थे बात। अच्छा, अब ये अली भाई आपसे सिंपल ये सवाल कर रहे हैं कि बुद्धि को जिन 5 स्टैंडर्ड्स जो आपने दिए हैं, अच्छा अब मैं आपको अभी रुक जाए जरा सा, मैं एक जहन में मेरी बात आई, आपने आखिर जो इंटेलेक्चुअलिज्म यहाँ झाड़ा है ना, मैं आज थोड़ी देर में 1 मिनट के अंदर अंदर उसको एक्सपोज करूंगा। आके आपने गौतम बुद्धा के नाम से यह दिया कि गौतम बुद्धा हमें 5 तरीके बता कर गए थे, हम समझे गए यार पता नहीं कौन से तरीके, हमें नहीं पता। उसके बाद पता चला कि वो 5 सेंसेस है जो हर एक आदमी के पास है, वो गौतम बुद्धा को बताने की जरूरत ही क्या थी, और अगर उन्होंने बताया तो खामखा ही बताया, जो चीज पहले से मौजूद है तो उनको बताने की जरूरत क्या थी। तो यहाँ तो इंटेलेक्चुअलिज्म आपका एक्सपोज हो गया। जी भाई, बुद्धि और ब्रेन एक ही अलग है। देखिए मैं आपको इंटेलेक्चुअल समझता था मुफ्ती साहब, ठीक है। देखिए एक बात सुन लीजिए, हम नहीं है भाई, देखिए हम नहीं है, आप ये बताइए बुद्धि और ब्रेन एक है या अलग है? कहां चले गए? अच्छा मुफ्ती साहब, इससे पहले आ जाएं, मैं बस जाने से पहले ना इंजीनियर साहब मुझे 2 सवालों के जवाब दे दीजिएगा। एक, आपने कहाँ से डिग्री ली है, किस कॉलेज से, और दूसरा उस किस ईयर में, मुझे केस करना है आपके लेक्चरर पे। जी ठीक है। मैं 2014 का पास आउट हूँ और मैंने बीटेक किया हुआ है, ठीक है, और मैं केस ठीक है, मैं दिल्ली के पास में जॉब करता था। इंजीनियर साहब मुझे ये बताइएगा कि बुद्धि और ब्रेन एक है या अलग अलग है? आप देखिए, बुद्धि और ब्रेन एक हिंदी का लफ्ज है, एक इंग्लिश का है। आप मुझे ब्रेन मेरे को ब्रेन समझ में आ रहा है या माइंड समझिए आप, ठीक है। बुद्धि नहीं समझते आप? नहीं, बुद्धि भी समझते हैं, बुद्धि समझते हैं, ठीक है। बुद्धि और विवेक में अंतर है। विवेक जो कॉन्शियसनेस है वो विवेक है हमारा। एक मिनट, बुद्धि समझते हैं, जो भी आप समझते हैं उसी को ले लीजिए। हाँ, बुद्धि इंटेलेक्ट बुद्धि हो जाएगी, ठीक है। चले, ब्रेन समझते हैं? हाँ। दोनों एक हैं? अलग अलग हैं। अलग अलग हैं। आपने कहा कि भाई मैंने बुद्धि देखी है, एक्सरे किया है उसका। मैंने ये नहीं बोला कि अपनी देखी है। चलो दूसरे की देखी है, वो कैसे देखी? एक्सरे करके देखी? नहीं, बुद्धि नहीं, मैंने बुद्धि नहीं बोला, देखी है। देखिए आप मुझे कंफ्यूज ना करें। अभी बोला थोड़ी देर पहले कि बुद्धि देखी है। मैंने देखिए, बुद्धि तो देख ही नहीं सकता कोई आदमी। देखिए इंटेलेक्ट हमारे अंदर वो नहीं देख पा रहा है कोई, ठीक है, वो महसूस होती है हमको, ठीक है। अगर आप इसको पीछे जाकर देखेंगे तो थोड़ी देर पहले बोल दिया है। अच्छा, महाराजा साहब का आप चौधरी साहब बता रहे थे कि ये कहते हैं मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। नहीं यार, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है एक्चुअली इनको इस्लाम में दावत देने की। मैं चाहता हूँ कि इनसे एथीज़म के बारे में कुछ चीज़ें पूछें कि आखिरकार क्या इसमें इतनी खास बात है। आई एम रियली इंटरेस्टेड। जी थैंक यू। मैं अपना तारुफ करवा दूं। मेरी एज 60 प्लस है और मैं पंजाब पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूं। मैं 23 साल तक मुसलमान रहा, तो आप अंदाज़ा लगा लें ऑलमोस्ट 40 ईयर मैं हार्डकोर एथियस्ट हूं। मैंने कुरान बहुत समझ के पढ़ा है। अच्छा हुआ वाइदी साहब भी यहाँ पर हैं जो मुफ्ती अपने आप को कहते हैं, ठीक है। नहीं, मैं नहीं कहता हूँ, बना है बाकायदा, पढ़ा है मैंने, खाली कहता नहीं हूँ। जी जी, तो ऐसा इल्जाम ना लगाएं, बाकायदा पढ़कर कहा जी। तो कहते हैं ना आप सर। एक तो ये कि कोई आदमी वैसे ही कहने लगे, और एक आदमी के पास डिग्री है तो इसलिए उसको कहने का हक है। अगर आपने पीएचडी की है तो आप कहिए कि आप पीएचडी हैं। मैं अगर कहूँ कि नहीं ये साहब अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, इसका मतलब ये है कि कहते हैं, है नहीं, तो फर्क है। मेरे जी, अच्छा किया आपने बात कर दी, क्योंकि मैं हार्डकोर हूं तो मैं सवाल जो करता हूं वो आपका दिल उजारी शायद कर सके ना। तो आपने सुने तो होंगे ये सारे सवाल। तो इस्लाम में तो मुफ्ती का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्या आपका ख्याल ये है कि इस्लाम मुकम्मल नहीं हुआ? अच्छा, आप हमें एथीज़म के बारे में अच्छी चीजें हाँ सही बात है। आप छोड़िए, तो आप वैसे भी कैसर भाई देखें, 40 साल तक के आप हार्डकोर रहे, 23 साल से आप नहीं है। तो अब एक चीज को जब आपने छोड़ दिया तो क्यों आप एक्स वाइफ की तरह हमेशा उसको याद किए हुए हैं? अब तो आप अपनी मौजूदा वाइफ के बारे में बताइए। जी जी, बहुत शुक्रिया। वाइफ का नहीं बताऊंगा मोहतरम, आप उसको एथियज्म मेटाफोरिकल है सर, मेटाफोरिकल है ये। आपने दिल आजारी की बात की है, थोड़ा सा हमें भी तो राइट देना दिल आजारी करने की। थोड़ी बहुत हम भी तो दिल आजारी कर ले, हम भी तो इंसान हैं। रिक्वेस्ट मुफ्ती साहब, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। फिलॉसफी और वर्ड गेम से मैं यानी कि ट्रिक वाकिफ है ना, तो बस वही वो जो वर्ड गेम आप खेलते हैं उसी को हमने थोड़ा सा रिवर्स किया है। सो लेट्स टॉक अबाउट एथीज्म कि आप एथीस्ट क्यों हैं? मैंने आपकी कुछ लेट्स टॉक अबाउट एथीज्म कि आप एथीस्ट क्यों हैं? जी, मैं सच्चा इंसान हूं और मैं बेईमान और धोखे में नहीं रहना चाहता। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आप ये समझ रहे हैं कि जो एथीस्ट होगा वो सच्चा होगा और जो एथीस्ट नहीं होगा वो झूठा और बेईमान होगा, ये आपका इल्जाम है, ठीक है? नहीं, इस्लाम झूठा है, बाकी का मैं नहीं कह रहा।
इस्लाम एक झूठा और बेईमान मजहब है और ये इंसानियत के खिलाफ ब्लास्फेमी है। ठीक है, तो एथीज्म जो है वो ईमानदारी सिखाती है, इसको जरा साबित कर दीजिए एम्पेरिकल एविडेंस। मैं ईमानदार हूँ, मैंने एथीज्म के बारे में नहीं कहा। मैं नहीं, आपने कहा ना कि आपने इस्लाम छोड़कर एथीज्म इख्तियार कर लिया, और एथीज्म इसलिए इख्तियार किया क्योंकि आप ईमानदार हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि मुझे एक बात बताइए कि आपको ईमानदारी किस चीज ने सिखाई? इस्लाम ने तो सिखाई नहीं, तो किसने सिखाया आपको ईमानदार होना? मेरी अम्मी जान ने सिखाई थी जब मैं 7 साल की उम्र तक। आपकी अम्मी जान तो मुसलमान थी? जी जी, अब भी हैं, उन्होंने हज भी किया, मैं भी हाजी हूँ। तो फिर तो अगर इस्लाम किसी को बेईमान बनाता है तो आपकी अम्मी जान को क्यों नहीं बनाया? जी जी, क्योंकि वो जिस माहौल में रहती थी ना, मुझे तो इसका मतलब ये कि माहौल बनाता है ना कि इस्लाम। तो फिर आपने माहौल के ऊपर इल्जाम क्यों नहीं लगाया, इस्लाम के ऊपर क्यों इल्जाम जड़ दिया? इस्लाम के ऊपर नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैंने आपने अभी कहा ना कि इस्लाम बेईमान बनाता है, तो फिर आपकी अम्मी को क्यों नहीं बनाया? बिल्कुल। और तो आपकी अम्मी कैसे ईमानदार रह गई? या फिर कहिए कि आपकी अम्मी भी बेईमान है, कहिए।